Welcome to the next lecture. In the last lecture, I was discussing about electric flux, and before that, I have discussed about the electric field lines. So, what we have discussed is electric flux around a closed surface, which is basically important for your 12th. Electric flux around a closed surface will be given by this integration A dot ds, where A is the electric field in that region and ds is the area vector. Area vector is basically the area of the surface and in the direction perpendicular to the surface. तो दोनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाती हैं तो फिर आपका एरिया वेक्टर बन जाता है. एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज E ds cos theta, and theta is the angle between electric field and area vector. So if we discuss it, let us take an example, and after that it will be more clear to you. For example, you have a cube like this, and this is your, suppose, x-axis, and here you have origin, and this face is basically at x equal to 1 meter, and this face is basically equal to x equal to 3 meter, and in this region we have an electric field applied in this direction, and the magnitude of this electric field is equal to, basically it will not be in x direction, we have an electric field, it can be in random direction, and that electric field is basically is 3-dimensional electric field, and the magnitude of that field is, the value of that field is 3xi plus 4j. So this field is basically in xy direction, 2-dimensional field है, not 3-dimensional. ये फील्ड यहाँ पर अप्लाइड है. आपको इस फील्ड की वजह से इस क्यूब के लेफ्ट फेस में और राइट फेस में फ्लक्स बताना है, टॉप फेस में और बॉटम फेस में फ्लक्स बताना है. तो एक दो पार्ट मैं कर देता हूँ, एक दो पार्ट आप करिएगा, लेकिन आप पहले ये चीज़ पे ध्यान दें कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू 3xi प्लस 4j. वाई डायरेक्शन में तो ये कांस्टेंट है फील्ड, क्योंकि j के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन x एक्सिस पे आपका जो फील्ड है ये वेरिएबल है. वेरिएबल क्यों है? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी या जैसे जैसे x की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता चला जाएगा. अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0i प्लस 4j. अगर आपका x की वैल्यू 2 है तो दिस विल बी 6i प्लस 4j. So as you will increase or decrease, as you will vary the x, your electric field is going to vary. That's why I am saying electric field is not constant in this region. Electric field is basically variable. तो पहली बात यह है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है in the left face and in the right face. अगर मैं right face की बात करूँ, this is the right face of cube, and एरिया कितना हो जाएगा इस क्यूब का? इस क्यूब की डायमेंशन कितनी है? 3 ये है, 1 ये है, तो दिस इज बेसिकली 2. और चूंकि ये क्यूब है तो सारी साइड इसकी 2 की होंगी, तो ये भी आपका 2 होगा, ये भी आपका 2 होगा, एंड द एरिया ऑफ दिस क्यूब इज दिस फेस विल बी 2 2 ज़ा 4 मीटर स्क्वायर. एरिया आपको पता चल गया. नाउ व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर? रिमेंबर इट, यू हैव ए क्यूब लाइक दिस एंड इस फेस की बात हो रही है तो एरिया वेक्टर इससे बाहर की तरफ जाएगा. मैंने कहा था हमेशा एरिया वेक्टर इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन. तो एरिया वेक्टर हो गया आपका इस डायरेक्शन में. तो एरिया वेक्टर फॉर राइट फेस, एरिया वेक्टर विल बी इन एक्स डायरेक्शन. वो आपकी एक्स एक्सिस है. दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. नाउ वी कैन कैलकुलेट द, मैंने यहाँ डी एस से लिखा है, यहाँ पर डी ए से लिखा है, तो आप इसको डी ए कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. डी ए. नाउ यू कैन कैलकुलेट द फ्लक्स. फ्लक्स इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर राइट फेस 3xi plus 4j and area vector is dAi cap. Now we have a dot product, so I dot I will be 1 and j dot I will be 0. So only remaining quantity will be 3x
डी ए, बिकॉज आई और आई वाला सिर्फ सस्टेन करेगा, बाकी आपका वैनिश हो जाएगा. नाउ 3 कैन बी टेकन आउट. फॉर राइट फेस, दिस इज द राइट फेस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट? वैल्यू ऑफ एक्स इज 3. कोऑर्डिनेट से ये फेस आपका 3 मीटर पे है, तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3 एंड डी ए. तो इट विल बी 9 डी ए. इंटीग्रेशन का मतलब होता है होल समेशन, तो होल समेशन का मतलब है होल एरिया ऑफ द फेस, एंड होल एरिया ऑफ द फेस इज 4 मीटर स्क्वायर. तो इट विल बी 9 into 4, so you will get 36 Newton meter square per coulomb. This is your flux through the right face. Now what will be the flux through the left face? अगर यहाँ पर हम लेफ्ट फेस की बात करें, ये आपका लेफ्ट फेस हो गया, यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा. एरिया का मैग्नीट्यूड पहले की तरफ 4 मीटर स्क्वायर ही है, लेकिन डायरेक्शन इसकी किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. Then flux will be equal to just like this. E is 3xi plus 4j, and area vector for left face, area vector is equal to dA in minus I cap direction, minus x axis. So it will be minus I dA. सो यू विल हैव अगेन आई टू आई सिर्फ सस्टेन करेगा, जे टू आई 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x dA. नाउ लेफ्ट फेस कहाँ पर आपका यहाँ पर लोकेटेड है? लेफ्ट फेस के लिए कोऑर्डिनेट से जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसका कोऑर्डिनेट 1 है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी dA. तो इट विल बी -3 dA. अगेन dA इज द एरिया ऑफ द सरफेस. जितना एरिया इतना था उसका था उतना ही एरिया इसका भी होगा, विच इज बेसिकली 4. सो यू विल गेट फ्लक्स इक्वल टू -3 into 4, विच इज इक्वल टू -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द फ्लक्स. अब लेफ्ट और राइट के लिए मैंने कैलकुलेट कर दिया है, टॉप और बॉटम के लिए आप करिएगा. टॉप का भी एरिया इतना ही होगा, क्योंकि ये क्यूब है तो हर साइड जो है वो सेम एरिया का होगा, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा ये वाई डायरेक्शन में होगा. तो डी ए विल बी इक्वल टू हो जाएगा डी ए जे. ओके, और चूंकि आप वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक्स वहाँ पर इस वाले फेस के लिए एक्स कितना होगा? वो 1 से 3 के बीच में वेरी करेगा. तो यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन लिमिट फॉर एक्स. ओके, सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ flux. After that, I am going to discuss a very important theorem or very important law, which is basically known as the Gauss law, and which is related by the flux. For example, we have a closed system, any system, and this system have a charge Q1, Q2, minus Q3, minus Q4, plus Q5, minus Q6, plus Q7, plus minus Q8. You have a lot number of charges, 8 number of charges. In principle, it can be n number of charges. Some charges are outside the surface, and some charges are inside the surface. So how would we going to calculate the flux of this surface? We know the formula of flux is E dot dA. You have to calculate the electric field due to each charge, and you have to calculate the area of this surface. And there is no mathematical formula to calculate the area of this surface, because this surface is not the regular surface. ना तो ये स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना सर्किल है, ना कोन है, ना क्यूबॉइड. कोई रेगुलर शेप अगर होती तो आप ठीक है इसका एरिया आप कैलकुलेट कर लेते, उसका आपके पास मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला होता. लेकिन इरेगुलर सरफेसेस का जो एरिया होता है कैलकुलेट करना वो बहुत टीडियस काम है, बहुत मुश्किल, बहुत कॉम्प्लेक्स है वो चीज़. तो अब आप ये फॉर्मूला सीधे लगाने में नहीं, यहाँ पर कामयाब नहीं है, या अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी. गॉस ने ये कहा, गॉस वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने ये कहा कि आपको एरिया कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं. द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस होनी जरूरी है, लेकिन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो नेट फ्लक्स विल बी जस्ट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट.
दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू गिवन बाय द गॉस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर चार्ज कितना है आपका, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6, Q7 और Q8, ये तीनों बाहर है। तो हमें बाहर वाला नहीं लेना, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द total flux passing through this surface. For example, if we have a body like this, you have minus 3 nanocoulomb plus 4 nanocoulomb minus 8.85 nanocoulomb plus 3 nanocoulomb minus 5 nanocoulomb like this. एक सरफेस है आपकी, इरेगुलर सरफेस है और कुछ चार्जेस इसके सराउंडिंग में। नैनो कूलम का मतलब है 10⁻⁹ कूलम। तो नैनो इज द बेसिकली 10⁻⁹ होता है ये, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ना व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो इसके लिए आप सिंपली पहले अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते तो ये बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन अगर आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी गिवन बाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम विच इज -3 4 बेसिकली दिस इज +3 कर लीजिए तो थोड़ी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे, वरना कोई बात नहीं है। तो -3 +3 एंड -8.85, सो इट विल बी इक्वल टू -3 नैनोकूलम +3 नैनोकूलम -8.85, बाहर वालों से आपको मतलब नहीं है, नैनोकूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कैंसिल हो गए, सो द फ्लक्स विल बी इक्वल टू -8.85 नैनोकूलम, नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सो ये कैंसिल हो गया आपका, ये 12 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो यू विल गेट -10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फ्लक्स। तो सिंपली आपने इस कैलकुलेशन में गए बगैर आपने ये कैलकुलेट कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों ही फ्लक्स हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली, तो इसका मतलब ये है कि E.ds will always be equal to total charge enclosed by that system divided by epsilon naught. That means the total flux, इसका स्टेटमेंट हम किस तरह से देते हैं, total flux passing through a closed surface is the 1/epsilon naught time to the total charge enclosed by that system or that body. Okay? So this is very very useful law. I will apply this law to calculate some complex system, to calculate the electric field of some complex system. तो देखिएगा ये हमारा काम कितना आसान कर देता है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया गॉस लॉ का। नाउ आई विल गो थ्रू द applications of Gauss law, and the first application is electric field due to an infinitely long wire. First application of Gauss law is electric field due to an infinitely long positively charged wire. Okay, so इस एप्लीकेशन में कुछ क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी। पहले मैं उन क्वांटिटीज़ का आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो क्वांटिटीज़ क्या हैं? पहली क्वांटिटी जो होती है, 3 क्वांटिटी हैं वो बेसिकली। फर्स्ट, ये इस लॉ के प्रूफ में आप नहीं करेंगे, ये इसमें यूज़ होगा इसलिए मैं आपको इसके अलग से बता रहा हूँ। तो एक चीज़ होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज़ डिनोटेड बाई लैम्डा। अब ये होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वायर है, आपके पास एक रॉड है, आपके पास एक रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज है ये रॉड, ये वायर है कोई, तो इसमें सिर्फ लेंथ मैटर करती है, इसकी जो विड्थ होती है वो लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि ऐसे सिस्टम जिनमें लेंथ डोमिनेट करती हो। अब ये आपके पास एक वायर है, आपको इसका टोटल चार्ज चाहिए, तो आपको टोटल चार्ज निकालने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन को, जो इसके ऊपर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, या एक एक इलेक्ट्रॉन जो इससे चला गया है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो बिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब आप एक एक इलेक्ट्रॉन को लाइए, उसको कैलकुलेट करिए, फिर आप पता लगाइए कि इसके पास कितना चार्ज है। ये बड़ा टीडियस काम है आपके लिए।
तो हम करते क्या हैं, इस पूरी रोड की चार्ज को हम निगलेक्ट कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि ये बता दो कि सिर्फ पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है। टोटल चार्ज से मतलब नहीं है, सिर्फ पर यूनिट, पर सेंटीमीटर, पर मीटर कितना चार्ज है, एंड दैट बेसिकली इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपको पूरे वायर से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उसकी 1 सेंटीमीटर की लेंथ या 1 मीटर की लेंथ से मतलब है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी में बेसिकली किसी भी चीज़ को वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है, लेकिन चूंकि वायर है और वायर में मैंने बताया सिर्फ लेंथ ही डोमिनेट करती है, तो वॉल्यूम आप निकाल ही नहीं सकते उसका। वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन होनी चाहिए, तो 3 डायमेंशन यहाँ पर, बाकी 2 डायमेंशन इसकी विड्थ और ब्रेड्थ जो होती तो है लेकिन निगलेजिबल होती है। तो आप सिर्फ क्या बचेगी आपके पास, सिर्फ लेंथ बचेगी। तो इसलिए आप इसको डेंसिटी के लिए आप इसको सिर्फ लेंथ से डिवाइड करेंगे। दूसरी एक होती है, भाई ये तो वायर का केस हो गया, लेकिन अगर कभी कभी आपके पास कोई शीट आ जाए तब क्या करेंगे आप, शीट में तो लेंथ के साथ साथ ब्रेड्थ भी होती है, हाँ उसकी डेप्थ नहीं होती, तो उसके लिए हम निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि इसका एरिया निकाला जा सकता है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तीसरा होती है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया आपका, कि एक ऐसी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा जिसमें तीनों डायमेंशन है, जैसे स्फीयर हो गया आपके पास, या आपके पास क्यूब या क्यूबॉइड हो जाए, तो उसमें होता क्या है, उसमें तीनों डायमेंशन होती हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए करेंगे इसको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, ये 3 क्वांटिटी जो है, 3 एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, और एक में पहली वाली यूज होगी, दूसरे में दूसरी वाली, और तीसरे में तीसरी वाली। ये रिलेशन बस याद रखिएगा, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो क्या होगा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो क्या होगा। सो ओके, सो नाउ बाय कीपिंग दिस इन योर माइंड वी विल गो टू द this derivation, electric field due to an infinitely long and positively charged wire, पॉजिटिवली चार्ज है वो। हम क्या करेंगे इसके लिए, करना हमें ये है, एक वायर एज्यूम करिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअली वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा वायर है आपके पैरामीटर से, और पॉजिटिवली चार्ज है ये। इसके सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि वायर है तो लेंथ होगी सिर्फ, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लिया आपने, और मान लीजिए आप इसकी वायर की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर इज आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला ये होता है बेसिकली, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। टोटल चार्ज आपको पता ही नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो ये तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये फॉर्मूला जो है ये पॉइंट चार्ज के लिए है, यहाँ पर तो पॉइंट चार्ज है नहीं, यहाँ तो सारे के चार्ज एक दूसरे में एम्बेडेड है, वायर में होते हैं। तो हम करते क्या है, यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, लेकिन गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपकी सरफेस का क्लोज होना ज़रूरी है। अब जब वो सरफेस जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक आप गॉस लॉ लगा नहीं सकते, तो हम इसको वर्चुअली क्लोज कर लेते हैं, यानी कि अब आप जो है यहाँ पर एक इमेजनरी सरफेस बनाते हैं जो इसके सिमेट्रिकल हो, और वायर के जो सिमेट्रिकल हो सकता है वो सिर्फ एक सिलेंडर हो सकता है। आपने एक सिलेंडर बना लिया जिसकी रेडियस वही है जो डिस्टेंस थी आपके पॉइंट से। अब एक सिलेंडर जब होता है तो सिलेंडर, जैसे ये आपका ये मार्कर है तो सिलेंडर कर्व है, ये टॉप जो है इसकी ये भी आपकी सिलेंडर सर्कुलर है, और जो इसका जो इसकी बॉटम है वो भी सर्कुलर है, जो इसका टॉप है वो भी सर्कुलर है। अब आप ये एज्यूम करिए कि ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के सरफेस पे पॉइंट पी है, और इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वायर इसके अंदर से होकर जा रहा है। ओके, इस सरफेस पे जो नॉर्मल होगा, इस सरफेस का जो नॉर्मल या एरिया वेक्टर होगा वो किधर जाएगा, मैंने बताया था वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो वो बाहर की तरफ जाएगा ऐसे।
इस सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर है तो नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरह से इस सरफेस पे जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होना है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो 3 एरिया वेक्टर हो गए। एक हो गया इस सरफेस के लिए विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, एक हो गया इस सरफेस के लिए। ये आपको यहाँ पर 2 हिस्से अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, पेन इसको देखें, पेन इसको मार्कर को देखें आप, तो एक कर्व है बेसिकली। तो 2 डायमेंशन में आपको 2 हिस्से अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये आपका कर्व है, तो एरिया वेक्टर इसका एक ही माना जाएगा। ओके, और नीचे वाला जो बॉटम है उसमें आपका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब ये 3 सरफेस हो गई जो कि एक क्लोज सिलेंडर बना रहे हैं। अब आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो गॉस लॉ का क्या है, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए E डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ मान लीजिए ये जो वायर है आपका, इस सिलेंडर के अंदर जो वायर आता है इसकी जो लेंथ है वो h है, या आप इसको लेंथ को जो है h मान लीजिए, विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। पूरा वायर तो इन्फिनिटी है, उसका हमें नहीं पता, लेकिन जितने का आपने सिलेंडर बनाया आपने उसकी हाइट को L या उसकी लेंथ को h के इक्वल मान लिया। ओके, नाउ दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, electric flux is basically coming through 3 surfaces, top, bottom and the curved surface. तो I will divide this surface into, ये तो क्लोज था पूरे सिलेंडर के लिए, ये इंटीग्रेशन पे क्लोज बता रहा है। I will divide this integral into 3 पार्ट। सरफेस 1 कर्व वाली मान लीजिए, प्लस सरफेस 2 टॉप वाली मान लीजिए, एंड प्लस सरफेस 3 बॉटम वाली मान लीजिए, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपका सिलेंडर कितना चार्ज अपने अंदर रखता है ये कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिस्टम डिवाइडेड बाय एल, और लेंथ आपने कितनी मानी है, h के इक्वल मानी है, तो आपका ये हो जाएगा Q अपॉन h, दैट मीन्स चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम h। ये हो गया ना, तो मैं यहाँ पर चार्ज की जगह कितना रख दूंगा, लैम्डा टाइम h रख दूंगा। लैम्डा गिवन है आपको, h नहीं पता कितना है, h कैन बी अप टू इन्फिनिटी। ओके, सो फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस इज बेसिकली द कर्व्ड सरफेस, ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। अब चूंकि ये पॉजिटिव वायर है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, वो भी आपका बाहर की तरफ ही जाएगा। इस वायर की वजह से, ये एक वायर है, इस वायर की वजह से पॉजिटिव, चूंकि ये वायर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ जाता। ओके, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगा, लेकिन एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ है, एंगल 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर भी आपका चूंकि ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आपका जो एंगल है वो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री हो गया। सो दैट by using these properties I am going to calculate this integration। फर्स्ट सरफेस के लिए the area, the angle between area vector and electric field is 0 डिग्री, तो A डॉट B बेसिकली ए बी cos थीटा cos 0 डिग्री, प्लस फॉर सेकेंड सरफेस ए बी cos 90 डिग्री, मैंने वहाँ पर बनाया हुआ है, प्लस फॉर थर्ड सरफेस इट इज ऑल्सो 90 डिग्री, and it is equal to Q enclosed which is lambda h divided by epsilon naught। Okay, so this cos 0 is 1, so you can write it as E constant है, E को बाहर ले लीजिए, ds cos 0 1 हो गया, cos 90 is 0, this cos 90 is also 0 and it is equal to lambda h upon epsilon naught। So you are left only with the surface area of first surface। तो फर्स्ट सरफेस कर्व थी, कर्व का सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है आपका 2 pi r h। सो यू विल हैव E इज 2 pi r h डिवाइडेड बाई लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। h से आपका h कैंसिल हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, आपका h ही जो है आपको ये बता रहा था कि सिलेंडर कितना है, वही कैंसिल हो गया, तो अब ये इन्फिनिटी के लिए हो गया आपका एक्सप्रेशन। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 pi r एप्सिलॉन नॉट
अलोंग आर कैप, या तो इधर होगा फील्ड या उधर होगा. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ.